हेलो गाइस, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो आईबी का एग्ज़ाम हो, लेक्चरार का एग्ज़ाम हो या फिर यूके ट्रिपल एससी या एसएससी के एग्ज़ाम हो, सभी में ये आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया। तो गाइज देखिए, इसमें जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो सारी जानकारी मिलेगी आपको। बात चल रही है आईएनसी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 को पहली बैठक होती है। तो स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी स्थापना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, किसने की थी स्थापना, ए ओ ह्यूम ने की थी। ये एक ब्रिटिश थे, इन्होंने स्कॉटलैंड के, इन्होंने स्थापना की। जब 1885 में इसकी स्थापना की गई तो उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे। तो याद रखिएगा, वॉइसरॉय उस समय भारत के कौन थे, लॉर्ड डफरिन उस समय थे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन होगी किसके बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। 28 दिसंबर 1885 को जो पहली बैठक होनी थी वो होनी थी पूना में, लेकिन हैजा फैलने के कारण वहाँ ये फिर कहाँ पर हुई थी, बम्बई में ये बैठक करनी पड़ी थी। कितने प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था पहली बैठक में, तो 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ये हो गई गाइज 1885। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपसे जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है वो इसकी बैठकों के बारे में पूछता है, इसके सेशंस के बारे में। तो एक आपको सेशन याद रखना है 1887। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका इस पे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन से बैठक में बने, तो 1887 में। कौन थे, तो बहरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, बहरुद्दीन तैयबजी को पहला मुस्लिम क्या बनाया गया, आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद गाइस, जैसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष तैयबजी थे, ऐसे ही 1888 में जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा, जॉर्ज यूले के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज यूल के द्वारा। तो ये पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने की आईएनसी की अध्यक्षता की थी। कब, 1888 में। उसके बाद जो अगला सेशन आपको याद रखना है आईएनसी का गाइज, वो है 1896, 1896। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है राष्ट्रीय गीत है क्या, वंदे मातरम है। इसकी स्थापना मतलब वंदे मातरम लिखा किसने था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसको आईएनसी की बैठक में 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट सेशन हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा 1907 का। ठीक है, 1907 इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इस टाइम पे दो दलों में विभाजित हो गया था। आईएनसी दो दलों में विभाजित हो गया। एक दल कहलाया गरम दल और दूसरा दल क्या था, नरम दल था। तो गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ, 1907 के आईएनसी की बैठक में हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट आ जाएगा गाइज, जब दिल्ली दरबार था 11 में सॉरी, तो 1911 में क्या हो गया था, सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। देखिए, जैसे 1896 में सबसे पहले किसको गाया गया था, राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, ऐसे ही 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। राष्ट्रगान की गाइज अवधि क्या होती है, तो 52 सेकंड में ये पूरा करना होता है कंप्लीट। लेकिन अगर इसके केवल 2 स्टैंजा गाए जा रहे हैं तो तब 20 सेकंड में इसको क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा गाइज, देखिए संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था ये पूछता है। मतलब आईएनसी और साथ में आप क्या चल रही थी, मुस्लिम लीग भी चलेगी। तो मुस्लिम लीग और आईएनसी की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी वो हुई थी लखनऊ में 1916 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और 1916 और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 1907 में जो विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल का, वो दल अब इकट्ठा हो गए थे 1916 में। तो आईएनसी थी, मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया, साथ ही गरम दल और नरम दल ये भी क्या हो गए, एकजुट हो गए। कौन से अधिवेशन में,
लखनऊ के अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 में। क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष याद रखिएगा मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला जो आईएनसी की सेशन से क्वेश्चन बनेगा गाइज कि पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी, जिनको कि क्या बनाया गया था? आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था पूछे तो 1917 में। 1916 में जब इकट्ठा हो गए थे तो 1917 में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो एनी बेसेंट को बनाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था ये। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछता है पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला 1925 में बनी थी और नाम क्या हो जाएगा उनका? सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का आपको नाम याद रखना है और सेशन याद रखना है। 1917 एनी बेसेंट के नाम, 1925 सरोजनी नायडू। गांधी जी गाइज केवल एक बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे और वो सेशन था 1924 का, बेलगांव अधिवेशन था और इसी में गांधी जी को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो गाइज इतना था आपका पूरा का पूरा आईएनसी से जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, होने को और भी बहुत सारे आईएनसी पे हो सकते हैं, लेकिन ये आपको मिनिमम पता होने चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है गाइज, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध कृष्णदेव राय, शेरशाह सूरी, नादिर शाह या फिर हेमू। तो गाइज हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ाया गया था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न स्थानों में से कौन कण्व वंश की राजधानी थी? तो आपको बताना है कण्व वंश की राजधानी कौन सी थी? विदिशा, पाटलिपुत्र, पैठण या हाथी गुम्फा। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गाइज, किस शासक को काठियावाड़ की सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए? रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर पर समझ लीजिए, सुदर्शन झील की बात चल रही है। ठीक है, सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात पर आपकी पड़ेगी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है? सुदर्शन झील की मरम्मत तो रुद्रदामन ने करवाई थी, लेकिन इसको बनवाया किसने था ये पूछे तो इसको बनवाया था पुष्यगुप्त ने। ठीक है, किसने बनाया था? पुष्यगुप्त ने। और इसकी जानकारी कहाँ से पता चलती है कि ये इसने बनाया था? तो ये पता चलता है गाइज, ठीक है, सुदर्शन झील ये सौराष्ट्र में नहीं होगी। सुदर्शन झील के बारे में किस पता चलता है कि पुष्यगुप्त ने इसको बनवाया था रुद्रदामन के, ये जो रुद्रदामन जिसने इसकी मरम्मत करवाई थी, इसके जौनागढ़ अभिलेख से, इसके जौनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यगुप्त ने इसकी क्या की थी? सर्वप्रथम इसका निर्माण किया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ऋग्वेदिक युग की निम्नलिखित नदियों में से किसे नदी तरना या ऋग्वेद की सर्वश्रेष्ठ नदियों के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में कौन सी नदी को सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी माना गया है पूछे, किसका सर्वाधिक? ठीक है, तो कौन सी नदी को पवित्र माना गया है? सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर बात हो रही है वेदों की। ठीक है, ऋग्वेदिक की बात हो रही है, तो याद रखिएगा वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, उसके बाद आपका आ जाएगा यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और लास्ट वेद आपका आ जाएगा अथर्ववेद। ये इसी क्रम में भी लिखे मैंने, सबसे पहले ऋग्वेद आया, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें गाइस, तो ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले इसमें मंडल कितने हैं? मंडल मतलब पाठ। ठीक है, कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। इसमें टोटल श्लोक सूक्त कितने हैं? तो 1028 श्लोकों का इसमें क्या है? वर्णन है। ऋचाएँ अगर बात करें तो 10,462। 10,462 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। ये नहीं भी याद तो बट ये याद होना चाहिए, 10 मंडल 1028 सूक्त श्लोक हैं। जो इसके पाठ का अध्ययन करता है, जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको कहा जाता है होत्रु कहा जाता है। इतनी बात हो गई गाइस। दूसरा, इसमें इंद्र, ठीक है, इसमें क्या है? इंद्र और अग्नि देवता का वर्णन है। क्वेश्चन क्या पूछता है
इंद्र का वर्णन कौन से मंडल में किया गया है? तो याद रखिएगा, ठीक है, इंद्र के लिए सबसे पहले तो इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 250। और अग्नि देवता को कितनी ऋचाएँ समर्पित हैं? 200। ये हो गया। इसी में सूर्य देवता का वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल में सूर्य देवता का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो इसका नवा मंडल है उस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा गाइज? यहीं पर आपकी वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। दूसरा वेद कौन था? यजुर्वेद था। तो यजुर्वेद से क्या याद रखना है आपको? ऐसा वेद जो गद्य व पद्य दोनों में है। कौन सा है? तो यजुर्वेद है। ठीक है। दूसरा जो इसका पाठकर्ता होता है, जो इसको पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। जैसे ऋग्वेद को होत्रु कहा था, ऐसे ही यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? अध्वर्यु कहलाता है। बस यजुर्वेद से आपको 2 ही याद रखना है, ठीक है। मंत्रों का उपयोग हो जाएगा इसमें। अगला आता है आपका सामवेद। सामवेद से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है गाइज आपको? सबसे पहले इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। जो इसका पाठ करता है, जो इसको पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो उदात्रु, ठीक है, उदात्रु कहा जाता है। होत्रु, अध्वर्यु, तीसरा क्या हो जाएगा? उदात्रु हो जाएगा। इतनी चीज़ें गाइज आपको इससे याद रखनी है। लास्ट है आपका अथर्ववेद, ठीक है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से क्या याद रखना है गाइज? जादू टोने वाला वेद कौन सा है पूछता है, तो अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। यही वो वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो कौन सा है? अथर्ववेद। इतनी बातें आपको गाइज पता होनी चाहिए किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से किस तारीख से हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा गाइज? इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, तो देखिए सबसे पहले हुआ कब था ये आपको पता चल गया। 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट आया था। तो रोलेट एक्ट के विरोध के लिए सबसे पहली बात, रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। तो इसी टाइम क्या हुआ? पंजाब में मार्शल लॉ क्या कर दिया गया था? लगा दिया गया था। और यहाँ पर लोग स्वर्ण मंदिर में अमृतसर में गए। उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग में एकत्रित होने लगे सभा के लिए, क्योंकि इनके 2 राष्ट्रीय नेता थे, सत्यपाल व किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसी का विरोध करने के लिए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को लोग मैदान में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, सभा कर रहे थे। तो डायर के द्वारा क्या कर दी जाती है? 10 मिनट तक निहत्थी जनता पर गोली चला दी जाती है। पहली बात हो गई ये इतनी। इस आंदोलन के बाद होता क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी जाती है? वापस कर दी जाती है। ये याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस आंदोलन के बाद या किस घटना के बाद? 13 अप्रैल 1919 की घटना के बाद किया था, ठीक है। किसने दी थी नाइटहुड की उपाधि इनको? तो नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो भारत में शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था ये पूछ रहा है। चार्टर अधिनियम 1833, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, वुड्स शिक्षण डिस्पैच 1854, या फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में शिक्षा का माध्यम जो स्टार्ट होता है वो 1835 से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज जो 1835 का अधिनियम आया था इसी को लॉर्ड मैकाले अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। जो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाए थे लॉर्ड मैकाले थे। 1835 के अधिनियम के तहत ये बोला गया था। इस अधिनियम में क्या हुआ कि जो उच्च वर्गीय भारतीय थे उनको अंग्रेजी भाषा पढ़ने का क्या था? अधिकार दे दिया गया था, एक तरह से ये कह सकते हो, ठीक है।
इसी अधिनियम से भारत में शिक्षा प्रणाली इस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया था यहाँ से अब, ठीक है, कि अगर हमें भारत में शासन करना है और अधिक, तो हमें यहाँ के लोगों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा अपनी दिनचर्या में। तो उसके लिए लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी था, तो उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाने लगी। तो इसीलिए 1835 में लॉर्ड मैकाले समिति बैठाई गई और उच्च अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाया गया। तो इससे पहले क्या थी, फारसी हमारे क्या थे, न्यायालयों की भाषा हुआ करती थी। तो 1835 के अधिनियम से फारसी को न्यायालय की भाषा हटा दिया गया और न्यायालयों की भाषा क्या कर दी गई, अंग्रेजी कर दी गई। क्वेश्चन पूछता है न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1835 अधिनियम के। इसी अधिनियम से बैथन स्कूल की स्थापना की गई 1849 में। पूसा जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पर क्या बनाया गया गाइज, कृषक विश्वविद्यालय या स्कूल खोला गया। इसी अधिनियम के दौरान आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की जो है, उसकी भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1849 में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है किसके बारे में गाइज, 1835 का अधिनियम, जिसको कि मैकाले समिति का इसी में क्या किया हुआ था, गठन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की, तो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, सेवा समिति की स्थापना कहाँ पर हुई, इलाहाबाद में। कब हुई, 1914 में हुई। किसके द्वारा की गई, तो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटी, कूका विद्रोह, इल्बर्ट बिल विवाद, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, या 1891 का कारखाना अधिनियम। देखिए अगर ये ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करना भी अगर जानते हो तो तब भी कर सकते हो। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे एक फेमस घटना हुई थी और वो था बंगाल का विभाजन। ठीक है, इतना आई थिंक सबको पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। किसके टाइम पीरियड पर हुआ था, गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, या वॉइसरॉय बोल सकते हो, तो लॉर्ड कर्जन था। तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन था तो 1904 में भी कौन रहा होगा, लॉर्ड कर्जन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। ऑप्शन नंबर 3 इसका गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हुमायूं नामा का लेखक था। तो हुमायूं नामा जो लिखी गई थी ये किसके द्वारा लिखी गई, उसकी बहन गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर बात क्या हो रही है, देखिए हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, इससे पहले बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। तो 1530 ईस्वी में हुमायूं शासन पर आ जाएगा और 1556 तक रहेगा। ठीक है, अब 1556 में भी इसका 2 टाइम का टाइम पीरियड हो जाता है। पहले 1530 से 1540 रहेगा, उसके बाद फिर 1555 से 1556, बीच में शेरशाह सूरी आ जाएगा। ठीक है, सूरवंश आ जाएगा यहाँ। तो समझते हैं, देखिए सबसे पहले जब 1530 पे ये गद्दी पे बैठा तो इसमें क्या हुआ, इसने दीन पनाह नाम के शहर को बसाया। दीन पनाह नामक शहर, क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा बसाया गया, तो हुमायूं के द्वारा। कब, 1533 में इसने इसकी स्थापना की। उसके बाद शेरशाह सूरी के साथ ये 2 युद्ध लड़ता है। एक युद्ध 1539 में जिसको कहा गया चौसा का युद्ध, और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेर खां था पहले, जब वो उसका मूल नाम था शेर खां। चौसा का युद्ध होता है और चौसा के युद्ध में वो उसके बाद अपने आप को क्या कर देता है, शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। ये हो गया। फिर 1540 में गाइज एक युद्ध लड़ा जाता है और वो युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध में क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी हरा देता है। उसके बाद हुमायूं भागकर चला जाएगा आपका यहाँ से, और 1540 से 1550 सॉरी 55 तक आएगा ना, हाँ 1555 तक फिर कौन शासन करेगा, सूरवंश यहाँ शासन करेगा। फिर 1555 में वापस एंट्री हो जाएगी हुमायूं की, और हुमायूं क्या करेगा, सरहिंद का युद्ध लड़ता है। उस युद्ध में ये विजय हो जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी तब तक मर चुका होता है। तो उसका क्या हो जाता है गाइज, सूरवंश भी डाउन फेज पे चलता है अपने। तो सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ से, दीन पनाह भवन में जो पुस्तकालय होता है उसकी सीढ़ियों के गिरने से। हुमायूं जो था
ये क्या करता था, ज्योतिषी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, तो इसीलिए ये हफ्ते में 7 तरह की ड्रेस पहनता था, ठीक है, 7 तरह के वस्त्रों को पहनता था। तो इतना याद रखना है गाइज आपको। अच्छा, हुमायूं से अगर क्वेश्चन बनाए तो हुमायूं का अगर मकबरा कहाँ पर है ये पूछे, तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। इतना गाइज हो गया हुमायूं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से निम्न स्थलों में से किसमें अग्निवेदियों के प्रमाण हैं? तो अग्निवेदियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका, कालीबंगन। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर। अब देखिए यहाँ हड़प्पा की बात हो रही है, तो हड़प्पा से याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, रावी नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता कौन थे हड़प्पा के, तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, साहनी का नाम आप याद रखिए। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। अगर इसका आपको उत्खननकर्ता पूछे तो राखल दास बनर्जी। कौन हो जाएंगे, राखल दास बनर्जी। उसके बाद गाइज कालीबंगन है। कालीबंगन कहाँ स्थित है पूछे, किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, गुजरात में ये स्थित है। ऊपर के दोनों हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगन आपका घग्गर नदी, स्थान कौन सा, राज्य गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका गाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुरकोटदा है, यहाँ से घोड़े के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो हर्षचरित पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो हर्षचरित पुस्तक लिखी गई थी गाइज बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हर्षवर्धन के ऊपर है। नेक्स्ट है, किसने खुसरो शाह को पराजित किया और खिलजी वंश को समाप्त किया, तो खुसरो शाह को पराजित करके जो खिलजी वंश की स्थापना की गई थी वो गाजी मलिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे बात हुई है गाजी मलिक की, ठीक है। हुआ क्या था देखिए, दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है। दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने राज किया, तो 5 वंश जो थे उन्होंने मुख्यतः दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। सबसे पहला वंश गुलाम वंश आ जाएगा आपका, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इनका शासन था। दूसरा वंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया वो हो जाएगा खिलजी राजवंश, ठीक है। खिलजी वंश क्या कब था देखिए, 1290 पे इसकी एंडिंग है, तो 1290 से 1320 तक क्या हो रहा था, खिलजी वंश। अंतिम शासन खुसरो शाह को मार दिया था किसने, गाजी मलिक ने। और गाजी मलिक ये कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, तुगलक वंश। कब से कब तक, 1320 से 1414 ईस्वी तक कौन शासन करेगा, तुगलक करेंगे। तुगलक के बाद आ जाएगा आपका सैयद वंश। सैयद वंश का ही 1419 से लेकर 1451 तक। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा लोधी वंश। और लोधी वंश 1526, ठीक है। लोधी और किसके बीच, बाबर के बीच युद्ध हो जाता है, तो वहीं पर 1526 में यहाँ पर उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म और मुगल वंश क्या हो जाएगा, भारत में आ जाएगा। तो ये क्रम याद रखना है, गुलाम वंश, GK TS, ठीक है। तो गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश हो जाएगा। इनको आपको करना क्या है गाइज, इनके प्रथम संस्थापक मतलब इनके पहले राजा और इनके अंतिम राजा आपको याद रखने हैं। गाजी मलिक मैंने बता दिया, गयासुद्दीन तुगलक जिसने कि सर्वप्रथम क्या की थी, नहरों और कुओं की क्या की थी गाइज, यहाँ सबसे ज़्यादा नहरें और कुएं किसने बनवाए थे, तो गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक का उदय प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है, तुगलकनामा, किताबुल हिंद, तबाकत ए नासरी या फिर मुखातब उल तवारिक। तो गाइज तुगलकनामा में इसका क्या है, लिखा गया है। इसका जो वर्णन मिलता है सबसे ज़्यादा वो किस में मिलेगा, तुगलकनामा। बात आई है देखिए गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक कौन था गाइज, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। 1320 ईस्वी में इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी।
गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, नहरों और कुओं का निर्माण के बारे में। दूसरा क्या गाइज, इसने 56 कोट महल का निर्माण किया था। ठीक है, 56 कोट दुर्ग भी कह सकते हो आप। तो 56 कोट का दुर्ग किसने बनाया था पूछता है, तो किसने बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी खान था, गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा था। शैली कौन सी थी इसकी, तो रोमन शैली में इसको बनाया गया था। जब ये गाइज बंगाल अभियान के बाद वापस आ रहा था, तो वापस आते टाइम जौना खां द्वारा निर्मित महल में इसका क्या हो जाता है, लकड़ी का महल होता है, उसमें ये मर जाता है दफन होकर। और ये जौना खां ही उसके बाद गद्दी में बैठता है। तो गयासुद्दीन के तुगलक के बाद अगला कौन था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिसे कि स्वप्नशील या रक्त पिपासु भी कहा जाता है, या पागल बादशाह भी किसको बोला जाता है, MBT को। तो MBT किस पर, मतलब किस नाम से बैठा था गद्दी पर, तो जौना खां। ठीक हो गया, जौना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और इसी के टाइम पे, MBT के टाइम पे ही क्या हुआ था गाइज, अफ्रीकी यात्री मोरक्को भारत में आया था। ये बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं जो याद आ रहे हैं, मैं आपको बताते रह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काटा था। तो बोधि वृक्ष को शशांक के द्वारा क्या किया गया था गाइज, काटा गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दीन ए इलाही की शुरुआत की। तो दीन ए इलाही एक क्या था, धर्म था, जिसकी स्टार्टिंग की गई थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस, जो ये अकबर ने धर्म चलाया था दीन ए इलाही, अगर आपसे पूछे इसको अपनाने वाला प्रथम और अंतिम एकमात्र एक हिंदू शासक एक ही था, और वो कौन था, बीरबल था। तो बीरबल का नाम याद रखिएगा। अब देखिए होता क्या है, जब हुमायूं, ये अकबर किसका बेटा था, तो अकबर बेटा था गाइज हुमायूं का। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में, और उसी वर्ष किसको बैठना पड़ता है, अकबर को गद्दी पर बैठना पड़ता है। अकबर उस समय मात्र 13 वर्ष और 3 माह का था। तो इसने तो शासन किया नहीं होगा 13 वर्ष में, तो इसका संरक्षक बनाया गया था। और इसका संरक्षक कौन था पूछता है, तो बैरम खान था। बैरम खां किसका संरक्षक था, अकबर का। इसी बैरम खां को अकबर ने एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि क्या थी, खाने खाना की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछता है खाने खाना की उपाधि किसको दी गई थी, बैरम खां को। किसके द्वारा दी गई थी, तो अकबर के द्वारा दी गई थी। अब इसके प्रमुख युद्धों की बात करूँ गाइज अकबर की, तो पहला युद्ध तो 1556 में ही लड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसने नहीं लड़ा होगा, इसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से बैरम खां होगा। किसके साथ लड़ा था, तो हेमू के साथ लड़ा था। तो हेमू और अकबर के बीच युद्ध कौन सा हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्योंकि पानीपत का कौन सा युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। इसमें अकबर की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें गाइज, अगर एक युद्ध और फेमस जो इसका याद आ रहा है मेरे को, वो कौन सा था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, 1576 ईस्वी में इसको लड़ा गया था। किस किस के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच इसको लड़ा गया था। महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं इसमें, विजय। इसमें जो मुगलों का नेतृत्व किया था गाइज, वो मान सिंह ने किया था। ये आपको याद रखना है, मान सिंह और आसफ खां, इन दोनों ने मुगलों का नेतृत्व किया। दीन इलाही मैंने आपको बता ही दिया। इसके 9 रत्नों के बारे में पूछते हैं। अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे। तो बात बात पर MDH आप ऐसे याद कर सकते हो, बात बात MDH, इसमें आपके सभी नवरत्न आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन थे, अबुल फजल आ जाएगा, ए से आपका क्या आ जाएगा, अबुल फजल। एफ आएगा आपका, एक था कौन सा गाइज, फैजी था। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, उसके बाद राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, और फ़कीर अजहरुद्दीन। ठीक है, इतने थे इसके नवरत्न। तो इतनी हो गई आज भाई अकबर के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद करने वाला निम्नलिखित में से कौन था। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद गाइज विल्किंसन थे। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अध्यक्ष की निगरानी में लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो लखनऊ पैक्ट जो है वो कब आया था, तो किस में आया था, देखिए लखनऊ संधि बोल लीजिए, जब मैंने बोला था आपको 1916 में क्या हुआ था गाइज, जब आपके तीनों कौन से, INC,
और मुस्लिम लीग, ये दोनों तो एक संयुक्त बैठक हुई थी। साथ ही साथ क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल भी क्या हो गए थे, इसमें एक हो गए थे। तो ये सब 1916 की बात है। तो 1916 में अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिसिनियम गुलाम जिसे ईस्ट बनाया गया था और गुलाम शासक रजिया सुल्तान द्वारा उच्च पद दिया गया था, वह कौन था। तो मोहम्मद जुनैदी, अल्तूनिया, जमाल उद्दीन याकूत या बहरम शाह। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, जमाल उद्दीन याकूत। और रजिया सुल्तान का नाम आया है तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान एकमात्र शासिका, महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की या भारत की कौन हो जाएगी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था गाइज, विजया सतकर्णी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो खानवा, देखिए खानवा का युद्ध कौन था, बाबर आ जाएगा। बाबर और किसके बीच लड़ा गया था गाइज, राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 4 युद्ध आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, 1526 का, उसके बाद 27 का, 28 का और 29 का। ये 4 के 4 युद्ध 4 सालों में लड़े गए थे बाबर के द्वारा, जिसने की क्या की थी, मुगल वंश की स्थापना। 26 आप ऐसे भी याद रख सकते हो, खाना खाया। तो कौन सा युद्ध हो जाएगा गाइज, खानवा का युद्ध, नहीं खानवा का युद्ध हो जाएगा 27 में। ठीक है, तो 1526 में तो पानी पिया, सबसे पहले क्या पानी पिया, तो पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। उसके बाद खाना खाया, तो कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, चंदेरी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध। तो ये याद रखने, एक नाम तो मैंने बता दिया, बाबर कॉमन था। 1526 कौन सा, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर। 27 खानवा अगर आएगा तो खानवा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध किसके बीच, मेदिनी राय के बीच हो गया, बाबर ही जीता था, चारों के चारों आपको याद रखने। 29 घाघरा का युद्ध अफगानों के बीच लड़ा गया था। तो ये 4 के 4 युद्ध गाइज आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त के शासनकाल में निम्न में से किस आक्रमणकारी ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। पूर्वी हूण, काला हूण, सफ़ेद हूण या लाल हूण। तो गाइस सफ़ेद हूण जो थे, इन्होंने क्या किया था, गुप्त साम्राज्य पर कुमारगुप्त के टाइम में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विस्तृत विवरण डैश द्वारा लिखा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक किसने द्वारा लिखा था, मैंने बताया था एमबीटी के टाइम पे मोरक्को का शासक या मोरक्को का इतिहासकार कौन, इब्न बतूता भारत आया था। तो किसने लिखा होगा, इब्न बतूता ने लिखा होगा। तो लिंक कर सकते हो आप इजीली। नेक्स्ट है, इंडो ग्रीक साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, डेमिट्रियस, डायोडोटस, हेलियोक्सिन या जिलोस। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा, डेमिट्रियस। ठीक है, जिसने इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब। तो गाइज किसने किया था, अकबर ने जजिया कर को क्या किया था, समाप्त। उसके बाद औरंगजेब फिर से इसको क्या कर देगा, ले आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की थी, याद होना चाहिए, हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने इसको क्या किया था, स्थापित किया था। तो आपसे पूछ रहा है संबंधित कौन सा नहीं है, तो मामलुक राजवंश इससे संबंधित नहीं होगा, क्योंकि मामलुक राजवंश को ही गुलाम राजवंश या फिर इलवरी भी बोला गया है, क्योंकि इलवरी क्या होता है, दासों का भी दास कहा जाता है इसे। ठीक है, तो मामलुक राजवंश नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत के मुगल सम्राट शाहजहां का जन्म डैश और मृत्यु डैश में हुई। तो आपको बताना है जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ हुई। तो गाइस शाहजहां का जन्म हुआ था कहाँ पर, लाहौर में, और मृत्यु हुई थी आगरा में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है गाइज, तो ये था लास्ट क्वेश्चन गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हुई होगी तो कोई नहीं, बट इसके साथ आपको रिवीजन आपको मिल गया साथ में, ठीक है, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे और जो भी हो सकते थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर और वीडियो आपको ऐसी चाहिए गाइज, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।